जय हिंद साथियों, लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज में अर्थात कि बीए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे इलाहाबाद की संधि पर। दोस्तों, इसके बेसिक पर अगर बात करें तो जब हम बक्सर का युद्ध डिस्कस कर रहे थे लेक्चर नंबर 6 में, उस समय ही हम जो है एक इलाहाबाद की संधि के बारे में एक बेसिक से कंसेप्ट पर हम चर्चा कर चुके थे। वो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि छोटा सा सेशन में आपको ना इसके बाद भी लेकर आऊंगा इलाहाबाद की संधि को लेकर के। रीजन इसका ये है कि ये इस पर एक सेपरेट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो यही मेरा कारण था इस सेशन को एक सेपरेट तरीके से लेकर आने का। अच्छा, उन दोस्तों को जिनका आज पेपर है इकोनॉमी और इतिहास दोनों का साथ पेपर है दोस्तों एक्चुअल में, तो जिन दोस्तों का आज पेपर है उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर बहुत अच्छे से दीजिएगा, है ना। और जो स्टूडेंट अभी अभी फर्स्ट ईयर से रेफर होकर के आए हैं वो इस सीरीज को कंटिन्यू रखे। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि सीरीज को, चूंकि देखिए ये जो स्टार्ट हुए थे दोनों सब्जेक्ट, एक मुद्रा इकोनॉमी वाला बीए सेकेंड ईयर में इकोनॉमी का जो पार्ट है मुद्रा बैंकिंग और लोकवित्त वाला वो, और आधुनिक इतिहास की सीरीज दोनों जो कंटिन्यू हुई थी वो आप लोगों की डिमांड पर हुई थी, जिनका आज एग्जाम है ना। इन लोगों ने डिमांड की थी। अच्छा, जो नए स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये सीरीज को अभी कंटिन्यू ही रखना चाहिए या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट अभी ले लेना चाहिए, है ना। थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मेरा मन तो यही है कि अब जो दोनों को स्टार्ट किया है तो कंप्लीट कर ले, उसके बाद किसी नए सब्जेक्ट पर अब मूव करेंगे, ठीक है ना। तो और दोस्तों, इसके अलावा जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार हमारे सेशन को फॉलो कर रहे हैं वो भी अच्छे से जान ले कि हमारे द्वारा बीए, बीकॉम और बीएससी के लिए जो इकोनॉमी वाले पार्ट आते हैं या इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस वाले पार्ट हैं उन सभी को, लगभग बीए के सभी सब्जेक्टों को पूरे विस्तार से क्लास नोट्स के साथ और पूरे विस्तार से आप लोगों को फुल डिटेल के साथ आपको लेक्चर दिया जाता है, जिसमें कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश हमारे द्वारा नहीं छोड़ी जाती है कि आपको फिर सेशन छोड़कर कहीं और से भी पढ़ने की आवश्यकता हो, है ना। इतना पूरे विस्तार से एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा आप लोग हमारी मेहनत को कि हम किस प्रकार से आप लोगों के लिए सेशन लेकर के आ रहे हैं। प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्टों की अलग अलग बनाई गई है। जो नए स्टूडेंट्स मैं उनको बोल रहा हूं और जो निरंतर रूप से हमको फॉलो कर रहे हैं उनसे आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये सब प्लेलिस्ट देखने के बाद में, उनको फॉलो करने के बाद, उसके बाद देखेंगे आप लोग कि बहुत सारे सब्जेक्ट जो है दोस्तों बीए सेकंड है ना, थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर इनके लगभग कंप्लीट कर लिए गए हैं। और जो कंप्लीट नहीं हुए हैं उनको अभी कंटिन्यू करने का चल ही रहा है, कंटिन्यू क्लासेस चली ही रही है। आपको पर डे 2 या 3 लेक्चर आपको पर डे मिलते हैं हमारे द्वारा, तो उनके माध्यम से आपको ये सेशन सब कंप्लीट बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। जो नए स्टूडेंट है वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है अपने सिलेबस के अनुसार टॉपिक को मैच करें और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट कीजिए, इकोनॉमी से स्टार्ट कर सकते हैं आप, हिस्ट्री से इतिहास स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य सब्जेक्ट होगा दोस्तों, डोंट वरी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बीए के सभी सब्जेक्ट हम इसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को देने वाले हैं, अर्थात कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हमारा प्रॉमिस है, डोंट वरी। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार आए हैं, तो एक बार सेशनों को देखिए, उसके बाद में अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना, है ना, करिए, और ताकि हमारे साथ आप परमानेंट रूप से जुड़ पाए और कंटिन्यू आपको हमारे सेशनों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप देखिए, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको आपके पास नोटिफिकेशन हमारे आ पाएंगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल सेशन है तो ही आप हमारे साथ जुड़िए, अन्यथा आपको जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट यूनिट का सिलेबस वाइज हम चल रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में आपका जो है लास्ट चल रहा था हमारा टॉपिक नंबर 5, जिसमें हम बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पर डिस्कस कर रहे थे। इसके अंतर्गत प्लासी और बक्सर के युद्ध को हम कंप्लीट कर चुके थे। अगर हम चाहते तो आज वाला सेशन जो इलाहाबाद की संधि वाला सेशन है, इसे भी हम बक्सर के युद्ध के साथ ही डिस्कस कर लेते, और बेसिक हमने करा भी था, बेसिकली एक शॉर्ट में करा भी था, लेकिन पूरे डिटेल में भी कर सकते थे, बट इस पर सेपरेट क्वेश्चन आता है। इस कारण से आज मैं एक सेपरेट सेशन आप लोगों की इस पर लेकर आया हूं। और इसके तुरंत बाद में, अर्थात कि आज ही इसकी बंगाल में द्वैत शासन का सेशन भी आपको आज ही मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, देख लेते हैं कि आज डायरेक्टली हम मूव करेंगे सेशन पर ही। सबसे पहले देखेंगे बक्सर युद्ध की घटनाएं। इसमें एक बार जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए जिन्होंने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों फॉलो किए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो पहली बार इस सेशन को डायरेक्ट ही सेशन पर ही आए हैं इलाहाबाद की संधि पर, उनको एक लिंक से जोड़ना जरूरी है, क्योंकि जो इलाहाबाद की संधि रही है दोस्तों, ये इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध का परिणाम थी, है ना, बक्सर के युद्ध का परिणाम थी। तो वो युद्ध क्या था उसके बारे में एक बेसिक से समझ लीजिए दोस्तों, एक छोटा सा समझ लीजिए, कहानी समझिए
एक्चुअल में होता क्या है कि एक 1757 में अंग्रेज जो है बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला उनके साथ युद्ध करते हैं, जिसको युद्ध कहा गया प्लासी का युद्ध। हालांकि वो युद्ध एक षड्यंत्र मात्र था, है ना, इस कारण से उनकी छवि में कोई विशेष निखार नहीं आया था, लेकिन फिर भी अंग्रेजों का बंगाल पर लगभग अधिकार हो चुका था। लेकिन उसको वास्तविकता प्रदान करने का जो काम किया था वो बक्सर के युद्ध ने किया था, अर्थात कि बंगाल की जो मेन कमान थी ना वो अंग्रेजों के हाथों में देने का जो कार्य किया वो बक्सर ने किया था। और यही बंगाल ही दोस्तों भारत पर शासन करने का वो एक दरवाजा था। कौन? बंगाल, जिसके प्रवेश से अर्थात कि बंगाल पर अंग्रेजों के अधिकार से ही अंग्रेजों की शुरुआत होती है पूरे भारत पर अधिकार करने की। क्या था ये बक्सर का युद्ध? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब प्लासी का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला को हटा करके अंग्रेजों ने मीर जाफर को, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था, उसके साथ षड्यंत्र करके सिराजुद्दौला को हटाया था युद्ध से। तो उसको वहां पर बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो उस बंगाल का नवाब बनाने पर मीर जाफर से अच्छा खासा धन लिया जाता है, और जब तक वो बंगाल का नवाब रहता है तब तक अच्छी खासी जो है उससे वसूली भी की जाती है अंग्रेजों के द्वारा, कंपनी के द्वारा। लेकिन अंतिम रूप से होता क्या है दोस्तों कि अब मीर जाफर जो है ना अब ठीक से पैसा नहीं दे पा रहा था अंग्रेजों को, तो इससे अंग्रेज भी अब दूसरा मौका ढूंढने लग गए थे कि यार किस प्रकार से अब इसको हटाए, कोई नए कठपुतली देके, कोई नया मुर्गा देके हल काटने के लिए। तो एक नया मुर्गा मिलता है उनको, मीर कासिम। कौन मिलता है? मीर कासिम। उनको लगता है कि यार क्यों ना मीर कासिम से अच्छा खासा पैसा लेकर के और इसे नवाब के पद पर बिठा देते हैं, मीर जाफर को हटा देते हैं। और चूंकि अंग्रेजों ने वही किया, मीर कासिम से मुलाकात हुई, मीर कासिम ने अच्छा खासा पैसा देने के लिए 4 लाख पौंड समथिंग कुछ पैसा देने के लिए तैयार हो गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों को पैसे दिए तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, मीर जाफर को हटा दिया वहां से। लेकिन आगे चल करके होता यह है कि जिस मीर कासिम को अंग्रेज कठपुतली समझ रहे थे या मीर जाफर की तरह, है ना, अयोग्य समझ रहे थे, उनकी सोच बिल्कुल उल्टी हो गई। क्योंकि जो मीर जाफर था, माफ कीजिए, मीर कासिम जो था दोस्तों, वो एक योग्य और कुशल शासक निकला, योग्य शासक निकला, है ना। तो योग्य शासक निकलने के कारण उसने अंग्रेजों को पैसा दिया बंगाल का नवाब बनने के लिए, लेकिन आगे उनकी जो मंशाएं थी अंग्रेजों की वो नहीं पूरी होने थी, और कई प्रकार के प्रतिबंध लगाना मीर कासिम ने चालू कर दिया कंपनी पर। कंपनी को पूरी तरह से दुखी कर दिया। कंपनी को जो जितने भी अधिकार मीर जाफर के समय मिले हुए थे बंगाल में वो सब छीनने लग गया। मीर कासिम ने कई अंग्रेज बंदियों को भी मार डाला। तो कुल मिलाकर के वो पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ हो चुका था मीर कासिम। तो इन सभी चीजों से बदला लेने के लिए ही है, ऐसा समझिए कि अंग्रेज अब ये समझ चुके थे कि यार ये मीर कासिम को तो बिठा करके हमने और बड़ी गलती कर दी, इससे तो अच्छा मीर जाफर ही था। अंग्रेजों को अब अंतिम रूप से अंग्रेजों समझ आ गया कि मीर कासिम को अब बंगाल के पद से हटाना ही पड़ेगा, नवाब के पद से हटाना ही पड़ेगा। तो इसी क्रम में अब अंग्रेज सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे थे कि कैसे हटाएं, और मीर कासिम ने अच्छे खासे बहाने उसको दे दिए। कई अंग्रेज बंदियों की हत्या करवाना, है ना, मीर कासिम के द्वारा, कई प्रतिबंध लगाना उनके व्यापार पर, कंपनी के लोगों को दुखी कर देना। इसके अलावा ये भी जब सफिशिएंट नहीं दिखे अंग्रेजों को, तो उन्होंने मीर कासिम पर एक आरोप लगाया कि आप जो है ना हमारे विरोधी जो डच है, डचों को हेल्प कर रहे हैं, डचों की मदद कर रहे हैं। ये आरोप लगा करके मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया, और वापस से मीर जाफर से फिर अच्छी मोटी रकम लेकर वापस मीर जाफर को बिठा दिया। क्लियर है? तो अब लेकिन मीर कासिम को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। मीर कासिम ने कहा कि नहीं, बंगाल मेरा है, नवाब में ही बन के रहूंगा, अंग्रेज तो बाहर के हैं, ये कब तक यहां बैठे, है ना, तो इनकी कठपुतली मुझे नहीं बनना। तो इस कारण से मीर कासिम ने क्या किया दोस्तों, वो पटना, वहां से बंगाल से भाग करके और पटना पहुंच गए। पटना से अवध पहुंचते हैं। ये अवध के जो नवाब है शुजाउद्दौला, उनसे जाकर के मिल जाते हैं। शुजाउद्दौला से जब ये मिलने जाते हैं मीर कासिम, तो उसी समय में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय उनके पास ही होते, कहां पर, शुजाउद्दौला से मिलने के लिए आए होते हैं। तो अचानक से यह कहें कि एक संयोग से तीनों की मुलाकात एक साथ हो जाती है, और चूंकि तीनों में तो नहीं कहेंगे, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे, ये दोनों तो अंग्रेजों के विरोधी थे, लेकिन शुजाउद्दौला कोई विशेष विरोधी नहीं था। लेकिन शुजाउद्दौला की बंगाल पर नजर थी, है ना, गिद्ध की नजर थी बंगाल पर। वो बंगाल को प्राप्त करना चाहता था, बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था या अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था।
तो इसलिए शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम तीनों एक साथ हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का इन तीनों ने ठान लिया। और अंतिम रूप से फिर ये तीनों जो है अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के क्षेत्र में उतर जाते हैं। किस क्षेत्र में दोस्तों? बक्सर के मैदान में पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर इनके घमासान युद्ध होता है अंग्रेजों के बीच में और इन तीनों के एक गठबंधन के रूप में। क्लियर है? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम तीनों एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ। और अंतिम रूप से इस युद्ध में भी जो है अंग्रेज ही जीतते हैं। और जब अंग्रेजों का पलड़ा भारी नजर आता है तो ऐसे ही मुगल सम्राट शाह आलम ने तो अंग्रेजों से समझौता कर लिया और मीर कासिम युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गए। इसके अलावा शुजाउद्दौला कुछ समय तक लड़ते रहे और अंतिम रूप से जो है दोस्तों उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इस पूरी घटना से अंग्रेजों के पलड़ा या अंग्रेजों का जो सम्मान था उसमें और ज्यादा वृद्धि हो गई, क्योंकि प्लासी का युद्ध तो एक षड्यंत्र का युद्ध था, लेकिन बक्सर के युद्ध में उन्होंने 3 नवाबों को एक साथ हराया था, 3 राजाओं को एक साथ हराया, है ना। तो इससे उनके गौरव में और ज्यादा वृद्धि हो गई। तो इसके बाद में जब तीनों पक्ष हार गए, हार करके अब ये तीनों जो संधि करना चाहते थे, तो अब अंग्रेजों ने बोला कि आ जाओ बेटा, अब आते हो आओ और अब संधि करते हैं बैठ करके। तो इलाहाबाद में इनकी बैठक होती है, लेकिन ये अंग्रेज तो कुछ ज्यादा ही चतुर थे भाई, है ना। तो इन्होंने क्या किया पता है? दोनों को अलग अलग तोड़ दिया, दोनों को, अर्थात कि देखिए 2 संधि हुई, मीर कासिम से कोई संधि नहीं हुई थी, बल्कि शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय दोनों से संधि हुई, लेकिन दोनों से अलग अलग संधियां की इन्होंने, 2-4 दिन के गैप में की थी, अलग ही दोनों से अलग अलग संधियां की, दोनों से अलग अलग संधि की, दोनों से अलग अलग अपनी बातों को मनवाया। और इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने जो है शुजाउद्दौला को भी पूरी तरह कमजोर कर दिया और शाह आलम द्वितीय को तो पूरी तरह समाप्त ही कर दिया था। समाप्त मतलब मारा नहीं था, बल्कि उनको पेंशन बोल दिया कि आपको वार्षिक रूप से इतना पैसा आता रहेगा, आप चुपचाप बैठिए, आपकी उम्र पूरी हो गई, आप चुपचाप बैठे, आपको कोई जरूरत नहीं शासन प्रशासन चलाने की, अब हम चलाएंगे, है ना, आप बैठिए, आप पेंशन लीजिए, बैठे रहिए, ठीक है। वो शुजाउद्दौला के यहाँ पर भी क्या किया उन्होंने, अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला से जो प्रभावशील क्षेत्र थे वो तो सब छीन करके शाह आलम द्वितीय के क्षेत्र में मिला दिए। अब शाह आलम द्वितीय को तो पेंशन पे रिटायर कर दिया था, अब शाह आलम द्वितीय का काम कौन संभाल रहा था? अंग्रेज संभाल रहे थे, है ना। और शुजाउद्दौला को भी बोल दिया कि भैया आप अपनी सेना को जो है ना डिसमिस कीजिए, आपके यहाँ पर हमारी सेना रहेगी, जो आपके खर्चे पर रहेगी, लेकिन सेना हमारी रहेगी, है ना। तो इस प्रकार की संधि करके और इन्होंने पूरी तरह से इन दोनों की शक्ति को समाप्त कर दिया। तो ये जो युद्ध हुआ दोस्तों, ये भीषण युद्ध हुआ, यही युद्ध परिणाम रहा इलाहाबाद की संधि का। तो अब मेरे ख्याल से आपको अब ये पूरी लिंक जुड़ चुकी होगी कि ये संधि क्यों हुई थी, ठीक है ना। अब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया कि ये जो संधि हुई थी इलाहाबाद की, 2 संधियां हुई थी। एक तो हुई थी मुगल सम्राट के साथ में, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, और एक संधि होती है दोस्तों इलाहाबाद की ही संधि किसके साथ? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। क्लियर है? अब यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे थोड़ा एक बात का ध्यान रखना कि जब ये इलाहाबाद की संधि होती है ना, तो इलाहाबाद की संधि किसने की थी? अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, और ये रॉबर्ट क्लाइव का दूसरा कार्यकाल था। याद रखेंगे आप लोग, रॉबर्ट क्लाइव का ये दूसरा कार्यकाल था, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहां पर संधि को एक शॉर्ट में समझ लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आपको अंदर कंटेंट देने वाला हूं जिससे आप एग्जाम में लिख सके। इलाहाबाद की संधि पहली संधि होती है शाह आलम द्वितीय के साथ में 12 अगस्त 1765 को, है ना, 12 अगस्त 1765 को। और दूसरी संधि इसके ठीक 4 दिन बाद में हो जाती है शुजाउद्दौला के साथ में 16 अगस्त 1765 को। क्लियर है ना। तो जो पहली संधि होती है मुगल सम्राट शाह आलम के साथ में, ये रॉबर्ट क्लाइव ही करते हैं, दोनों एक तरफ बैठते हैं, ठीक है ना। तो इस संधि में कुछ बातें निर्धारित की गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है इस संधि के बाद में। मुगल सम्राट को बोल दिया भैया आप रिटायर हो जाइए, 26 लाख रुपए लीजिए हर साल और आप चुपचाप बैठे रहिए, बाकी सब कुछ हमारे साथ में हाथ में कर दीजिए। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात की राजस्व पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथों में आ जाता है। क्लियर है। शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए पेंशन देना। कड़ा और इलाहाबाद जो क्षेत्र थे किसके पास? शुजाउद्दौला के पास थे। कड़ा और इलाहाबाद जो है शुजाउद्दौला के पास थे। शुजाउद्दौला से लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे दिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ तो है कि शाह आलम द्वितीय को दे दिए, लेकिन शाह आलम द्वितीय को तो आपने रिटायर कर दिया, मतलब आप खुद ने ले लिए ना, ठीक है ना। तो कड़ा और इलाहाबाद किसने ले लिए? अंग्रेजों ने ले लिए। किससे? शुजाउद्दौला से ले लिया, ठीक है ना। वो नाम के लिए, रिटर्न फॉर्म के लिए शाह आलम द्वितीय को दे दिए, इस समझ लीजिए। और ये सब करने के बाद में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कर दी।
क्या, किसकी, द्वैत शासन की स्थापना कर दी। क्या होता है द्वैत शासन, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूं। एक छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत प्यारा कंसेप्ट है। चलिए, इसके बाद में जो दूसरी संधि होती है ना, सुजाउद्दौला के साथ में रॉबर्ट क्लाइव ही करते हैं। अवध के खर्च पर अंग्रेजी सेना सुजाउद्दौला के पास में, सुजाउद्दौला से कहा कि भैया आप जो है, संधि में कहा कि आपको अपनी सेना को डिसमिस करना होगा, आप अपनी कोई सेना नहीं रखेंगे, बल्कि आपके यहाँ जो सेना रहेगी आपकी सुरक्षा के लिए, वो सेना हमारी रहेगी, खर्च आप करेंगे, सेना हमारी रहेगी। क्लियर है। इसके अलावा अवध में, पूरे अवध में, संपूर्ण अवध में फ्री व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल जाता है और चुनार का दुर्ग भी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। डेटा मेरे पीछे आ रहा, मैं साइड में हट जाता हूं। अब देखिए दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय, कहां है भाई, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ध्यान दीजिएगा, बक्सर का जब युद्ध चल रहा था तो बंगाल का नवाब मीर जाफर था। अब यहां पर कंफ्यूजन हो गई होगी आप लोगों को, सर आपने तो कहा था कि मीर जाफर को हटा कर मीर कासिम को बिठा दिया था, है ना। तो मैंने बाद में ये भी तो कहा था कि मीर कासिम को हटाकर वापस मीर जाफर को ही तो बिठाया था, है ना। तो जब मीर कासिम युद्ध लड़ रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों, तो मीर जाफर था। लेकिन इलाहाबाद की संधि के समय, इलाहाबाद की जब संधि हुई तो अब तक, जैसे ही बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों को एक बात समझ आ गई थी कि जब मीर कासिम विद्रोह कर सकता है तो मीर जाफर क्यों विद्रोह नहीं कर सकता। इस कारण से दोस्तों, इस कारण से उन्होंने मीर जाफर पर भी भरोसा नहीं किया और अपनी पक्की कठपुतली जो है नजमुद्दौला को जो है बंगाल के नवाब बना दिया, जो कि शायद आई थिंक, जहां तक मेरा नॉलेज है, शायद ये अवयस्की थे। मतलब कि सिर्फ एक नाम मात्र के लिए नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया था, बाकी वो नवाब तो स्वयं ही हुआ करते थे। वो क्यों करा इन लोगों ने ऐसा। अब आपके अंदर एक सवाल तो उठना एक जायज है कि यार, कि सर जब बंगाल पर इनका अधिकार हो ही चुका था तो फिर ये बंगाल को डायरेक्ट अपने अधिकार में क्यों नहीं ले रहे थे, सिर्फ पैसा ही, मतलब कि राजस्व को ही लूट क्यों रहे थे, अपना नाम क्यों नहीं कर रहे थे कि नवाब, ये क्यों बार बार नवाब चेंज कर रहे थे, खुद नवाब क्यों नहीं बन रहे थे, है ना। ये सवाल, तो ये दोस्तों, ये सवाल आपको अगले वाले सेशन में पूरी तरह से क्लियर होने वाला है, जब हम बात करेंगे बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की, कि द्वैत शासन की स्थापना बंगाल में अंग्रेजों ने क्यों की थी। ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कंटेंट दे रहा हूं मैं दोस्तों आपको, इस संधि से संबंधित, इलाहाबाद की संधि से संबंधित, जो आपके एग्जाम में आपको रिटर्न करने में बहुत ज्यादा फायदा देगा। देखिए, बंगाल का शासन अब प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के हाथों में आ चुका था। क्लाइव ने, देखिए सब समझा चुका हूं मैं, अब आपके लिए सिर्फ ये रिवीजन है, लिखना कैसे है एग्जाम में वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मित्रता कर ली, मतलब संधि कर ली थी। तो ये मित्रता इलाहाबाद की संधि में परिणत हुई, मतलब इसका जो परिणाम रहा इस संधि का वो क्या रहा, इलाहाबाद की संधि रही। सुजाउद्दौला को अवध का प्रदेश वापस दे दिया। सुजाउद्दौला हालांकि हार चुका था, आत्मसमर्पण कर चुका था, लेकिन सुजाउद्दौला को कहा कि एक काम कीजिए, आपका अवध आप रखिए, हमें नहीं चाहिए, लेकिन बस इतना कर दीजिए कि आपके यहाँ सेना हमारी रहेगी और अवध में हमको फ्री व्यापार करने की अनुमति दे दो आप। इसके अलावा आपके अवध में जो आपके यहाँ पर सबसे धनवान जो क्षेत्र है, कड़ा और इलाहाबाद, वो हमको दे दो भैया। हम जो है शाह आलम द्वितीय को दे देंगे, और शाह आलम द्वितीय को तो पहले से ही पेंशन पे बिठा दिया था उन लोगों ने। समझ रहे ना कहानी को। इसके अलावा दूसरी शर्त थी कि अंग्रेजों को 50 लाख रुपए सुजाउद्दौला देगा। क्यों देगा, कि आपने युद्ध लड़ा, हमारा 50 लाख का नुकसान हुआ है, तो 50 लाख की भरपाई आप करेंगे। तो भरपाई के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में सुजाउद्दौला से कहा गया भैया 50 लाख रुपए हमको दोगे। इसके अलावा नवाब को सैनिक सहायता मैं आपको बता ही चुका हूं, क्लियर है। चलिए, इसके अलावा कंपनी को अवध के प्रदेशों में फ्री ट्रेड की अनुमति मिल जाती है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ पॉइंट और भी है। देखिए, अवध के नवाब से लिए गए कड़ा और इलाहाबाद। अब देखिए, शाह आलम द्वितीय पे आ जाइए। शाह आलम अभी तक तो हो गया आपका सुजाउद्दौला संबंधित। अब पॉइंट नंबर 5 में देखिए, सुजाउद्दौला से जो कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र लिए थे वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए, है ना। यह कहानी समझते चलिए। अभी एक ने तो आपके अंदर ही घमासान हो जाएगा दिमाग में कि यार सर, एक तरफ बोल रहे हैं कि आपकी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को पेंशन देकर के हटा दिया था, है ना, और एक तरफ बोल रहे हैं कि शाह आलम द्वितीय को जो है सुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे दिए। तो यहाँ कहानी समझिए, कहानी के एंड में पहुंचिए। क्या कहा यहाँ पर कि कड़ा इलाहाबाद लेकर के शाह आलम द्वितीय को दिए, मतलब ये कि नाम शाह आलम द्वितीय का ही चल रहा है ना, पेंशन देकर उनको रिटायर किया है, लेकिन अभी भी मुगल सम्राट जो नाम चल रहा है ना वो शाह आलम द्वितीय का ही चलेगा,
है ना, लेकिन वास्तविक रूप से कर कौन रहा है, उसका प्रशासन अंग्रेज कर रहे हैं, कंपनी कर रही है। क्लियर है ना। वर्तमान भारत में अगर हम एग्जांपल लें तो वर्तमान भारत में हमारा प्रशासन किसके नाम से चलता है दोस्तों, तो हमारे राष्ट्रपति साहब के माध्यम से चलता है, राष्ट्रपति साहब के नाम से चलता है ना। लेकिन वास्तविक कमान किसके हाथ में होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। तो वही तो कहानी थी यहां पर भी, ठीक है ना। तो मुगल सम्राट को दे दिए कड़ा और इलाहाबाद, किससे, शुजाउद्दौला से लेकर के, है ना। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना निश्चित कर दिया गया। मुगल सम्राट शाह आलम ने प्रसन्न होकर, कहा गया ऐसा कि प्रसन्न होकर, खुश होकर के, किसमें, 26 लाख रुपए से प्रसन्न होकर के बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। अब तीनों प्रदेशों से कर वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। अब ये सोचिए मेरे दोस्त कि आपको अगर किसी एक क्षेत्र से कर, टैक्स वसूलने का अगर अधिकार मिल जाए तो समझिए कि अब आपको क्या कमी बची है ना। मतलब उस क्षेत्र पर तो आपका पूरी तरह अधिकार हो चुका है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो पूरे भारत के सबसे समृद्ध प्रांत थे, वहां से आपको टैक्स अगर डायरेक्ट आ रहा था, किसको, कंपनी को टैक्स डायरेक्ट आ रहा था, तो अब अधिकार तो वास्तविक रूप से अंग्रेजों का ही हो चुका था, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रही आपकी एक छोटी सी संधि, इलाहाबाद की संधि। ज्यादा कंटेंट नहीं था, थोड़ा ही कंटेंट था, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से और वास्तविकता के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं ये सेशन एक्स्ट्रा लेकर नहीं आता, अगर ये कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड नहीं करता, तो आपको ये संधि दिमाग में समझ तो आती, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखने बैठते ना तो आपको ये पल्ले नहीं पड़ता कि मैं लिखूं क्या। क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं होते मेरे दोस्त, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद में जो हमारा अगला सेशन होगा वो होगा बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन, तो देखेंगे ये रॉबर्ट क्लाइव की अगली नीति क्या रही थी, बंगाल में द्वैध शासन एक्चुअल में था क्या। जहां पर ये द्वैध दिख रहा है ना, द्वैध का मतलब समझ आता है कि यार दो, है ना, कि दो का सिमिलर है ये। तो बंगाल में दो दो प्रकार के शासन चालू हो गए थे। जैसे बंगाल को जीता बक्सर के युद्ध के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद में बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया साहब, दो लोग शासन करेंगे बंगाल पर। कैसे करेंगे दो लोग शासन, कौन कौन करेगा, तो अंग्रेज भी करेंगे और भारतीय नवाब भी करेंगे। कैसे करेंगे वही हम अगले सेशन में समझने वाले। दोस्तों मैं फिर से अंतिम रूप से आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपको हमारे सेशन समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तो कर दिया करें यार, लाइक करके। और अगर आपने ये सब कुछ कर चुके हैं तो जल्दी से सेशन को शेयर भी करते रहिए, ताकि जो है अन्य लोगों तक भी हमसे पहुंचते रहें। साथ सब्सक्राइब करके घंटी अगर आप बजा देंगे ना, तो हमारे द्वारा जितने भी सेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और बाई चांस गलती से अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, तो भी हमारे नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। जब जब हम सेशन लेकर आएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब और घंटी को जरूर बजाते। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।